निर्माण। तो आज का हमारा अपना टॉपिक है युग्मक जनन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे युग्मक जनन। तो युग्मक जनन क्या होता है? युग्मकों का निर्माण ही क्या कहलाता है? युग्मक जनन कहलाता है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। कौन से गैमेट्स? मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। नर युग्मक और मादा युग्मक का ही निर्माण क्या कहलाता है? युग्मक जनन कहलाता है। इन दोनों का निर्माण होता है प्राथमिक लैंगिक अंग में। प्राथमिक लैंगिक अंग के अंतर्गत आता है एक जोड़ी नर में आएगा एक जोड़ी वृषण और मादा में आएगा एक जोड़ी अंडाशय। नर में वृषण में निर्माण होता है शुक्राणु का, मादा में यानी कि अंडाशय में निर्माण होता है अंडाणु का। शुक्राणु का निर्माण क्या कहलाता है? शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है और अंडाणु का निर्माण कहलाता है अंड जनन oogenesis कहलाता है। और इन दोनों का ही निर्माण क्या कहलाता है? युग्मक जनन। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो युग्मकों का निर्माण यानी कि नर में नर युग्मक, मादा में मादा युग्मक का निर्माण ही क्या कहलाता है? युग्मक जनन कहलाता है। इनका निर्माण कहाँ पर होता है? तो गोनाड्स में होता है। गोनाड्स किसे कहते हैं? प्राथमिक लैंगिक अंग। एक मैं बोला था ना, एक ही जगह शब्द का यूज देख लो, पूरा भी नोट्स लिखते जा रहे हो। ज़्यादा तो शब्द का प्रयोग अभी तक कहीं नहीं आया, एक ही जगह पर आया है। और वो कहाँ पर आया है? प्राथमिक लैंगिक अंग में। और प्राथमिक लैंगिक अंग क्या है? नर में एक जोड़ी वृषण, मादा में अंडाशय। बाकी द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं, वो मैं अलग ही बताया था। तो युग्मक में क्या बनेगा? एक बनेगा नर युग्मक, एक बनेगा मादा युग्मक। इन्हीं का निर्माण क्या कहलाता है? युग्मक जनन। तो ये तो क्लियर हो गया। अब युग्मक जनन में हम पढ़ेंगे पहले कि नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन सी क्रियाएं होती है, क्या होता है, सारी चीज़ें देखेंगे। तो हेडिंग डालो शुक्राणु जनन या शुक्र जनन। शुक्र जनन हेडिंग डालो। हेडिंग डालो शुक्र जनन अथवा शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्र जनन अथवा शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस हेडिंग डालो। स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन अथवा शुक्राणु जनन। तो शुक्र जनन अथवा शुक्राणु जनन में क्या होता है? नर युग्मक का निर्माण ही क्या कहलाता है? शुक्र जनन अथवा शुक्राणु जनन। तो नर युग्मक, नर युग्मक में क्या, जिनको हम कहते हैं शुक्राणु, शुक्राणु का निर्माण। क्या कहलाता है? शुक्र जनन कहलाता है। तो दो चीज़ें होती हैं, एक होगा नर में शुक्र जनन और मादा में होगा अंडाणु जनन या अंड जनन। तो यहाँ पर हम पहले क्या पढ़ेंगे? शुक्र जनन या शुक्राणु जनन। तो नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण ही शुक्राणु जनन कहलाता है। और मैंने आपको सारी चीज़ें वृषण के बारे में बताया था, क्या क्या चीज़ें पाई जाती है और वृषण के अंदर ही क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। तो आज हम देखेंगे कि शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन सी कोशिकाएं वहाँ पर हेल्प करती हैं। शुक्राणु जो होता है एक प्रकार की कोशिका ही होती है, जिनको हम अपनी नग्न आँखों से देख नहीं सकते। तो उनका भी निर्माण किसी न किसी कोशिका से हुआ होगा, तो वही हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये है आपका एक वृषण का चित्र है। पहले ही मैं वृषण के बारे में बता दिया था कि वृषण क्या होता है? दो संयोजी ऊतक द्वारा घिरा होता है, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 2 से 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई लगभग 2 सेंटीमीटर। ये सारी चीज़ें मैं बताया था और इसमें युग्मक का निर्माण होता है। फिर उसके बाद बताया था कि जो वृषण होता है वो 2 सघन संयोजी ऊतक द्वारा घिरा होता है, जिसको कहते हैं बाहर वाला ट्यूनिका ट्यूनिका क्या कहलाता है? वेजिनेलिस। और अंदर वाला कहलाता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहलाता है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अंदर की तरफ धंसकर कई सारे जो वृषण होता है वो कई खंडों में बांट देता था, कक्षों में बांट देता था, जिसको कहते थे वृषण पिंडक या वृषण पालिका। तो वहीं पर यहाँ पर आपको दिखाया गया है। और वृषण पालिका के अंदर पाया जाता था 1 से 3 शुक्रजन नलिका। साथ ही साथ उसमें और भी चीज़ें पाई जाती जो खाली स्थान था, जिसको हम अंतरालीय अवकाश कहते थे। अंतरालीय अवकाश के अंदर रक्त केशिकाएँ, तंत्रिका तंतु, साथ ही साथ क्या वो अंतराली
कोशिका या लीडी कोशिका पाई जाती थी, ये सारी चीज़ें थी। तो ये है विरसण। विरसण में किसको यहाँ पर दिखाया गया है? शुक्रजन नलिका को काटकर यहाँ पर डिटेल में दिखाया गया है, क्योंकि शुक्रजन नलिका के अंदर ही किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर कट करके यहाँ पर दिखाया गया है। अब इनके अंदर क्या पाई जाएंगी? ढेर सारी जो शुक्राणु का निर्माण होता है वो कई कोशिकाओं के विभाजन के बाद होता है, डायरेक्टली नहीं हो जाता है। कई कोशिका विभाजन होगा, कई कोशिका रहेंगी, उनमें विभाजन होगा, उसके बाद लास्ट में जाके शुक्राणु का निर्माण होता है। तो इसी शुक्रजन नलिका को कट करके यहाँ पर दिखाया गया है। तो उनमें ढेर सारी कोशिका दिखाई गई है और साथ ही साथ शुक्राणु को दिखाया गया है। तो अब कौन सी कोशिका को क्या क्या कहते हैं वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसी को और ज़्यादा जूम करके आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो मैं लास्ट में जब आपको विरसण पढ़ाया था तो उसमें जो लास्ट पॉइंट आपने लिखा था कि विरसण जो होता है वो जननिक उपकला द्वारा घेरा होता है। तो सबसे बाहर जो ये आपको रेड कलर रेड नहीं होता, मैं यहाँ पर समझाने के लिए रेड कलर और तमाम कलर का यूज़ कर रहा हूँ। तो बाहर का जो आवरण दिख रहा है वो क्या कहलाता है? जननिक उपकला या जनन कोशिका या मूल जनन कोशिका कहलाती है। और हमारे शरीर की जो कोशिका होती है वो कैसी होती है? द्विगुणित होती है। गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। तो मोस्टली जो कोशिका होती है, ऑलमोस्ट सभी कोशिका हमारे शरीर में जो होती है वो कैसी होती है? द्विगुणित होती है, डिप्लॉयड होती है, 2n प्रकार की होती है। तो मूल जनन कोशिका जो होती है वो कैसी होती है? द्विगुणित होती है, 2n होती है, यानी कि यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या कंप्लीट है। ठीक। अब जनन कोशिका या मूल जनन कोशिका से ही शुक्राणु का निर्माण होता है, में विभाजन होगा, विभाजन होते होते लास्ट में शुक्राणु का निर्माण होगा। हमने तो यहाँ डायरेक्टली पढ़ लिया था कि शुक्रजन नलिका के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है और एक कोशिका और थी जिसको सर्टोली कोशिका कहते थे, वो इनको पोषण प्रदान करता है। तो कैसे निर्माण होता है वो देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले बाहर से एक आवरण द्वारा आश्रित होता है जिसको कहते हैं जनन कोशिका या मूल जनन कोशिका, जननिक उपकला को ही कहते हैं, जो कैसा होता है? द्विगुणित होता है, 2n प्रकार का होता है। अब इस शुक्रजन कोशिका या मूल जनन कोशिका में क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री जब विभाजन होता है तो दो कोशिका का निर्माण होता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर समसूत्री विभाजन होगा तो युग्मक पर किसी प्रकार का, या युग्मक कह सकते हो या युग्मक ना कहेंगे, गुणसूत्र की बात करें, अगर कैसा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा तो गुणसूत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वो डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड ही रहेगा, 2n है तो 2n ही रहेगा। अगर अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्र होते हैं वो आधे आधे बढ़ जाते हैं, यानी कि 2n होगा तो कैसा हो जाएगा? n हो जाएगा, हैप्लॉयड हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पर कौन सा विभाजन है? समसूत्री विभाजन है। किसमें समसूत्री विभाजन हो रहा है? जनन कोशिका या मूल जनन कोशिका में हो रहा है। तो जब समसूत्री विभाजन होगा तो क्या इनके गुणसूत्रों में कोई प्रभाव आएगा? तो ये भी कैसे होंगे? 2n होंगे। तो जब समसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिका में, तब ये जो नई कोशिका बनती है उसको कहते हैं शुक्रजन स्टेम कोशिका कहते हैं। तो जनन कोशिका से कौन सी कोशिका का निर्माण हुआ? शुक्रजन स्टेम कोशिका का निर्माण हुआ। ये पूरा एकदम एक लाइन से है, सीक्वेंस में। अगर ये आपको सीक्वेंस याद रहा तो आपके लिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहले जनन कोशिका में क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा और उसे एक कोशिका का निर्माण होगा जिसको कहते हैं शुक्रजन स्टेम कोशिका। तो ये कितने होंगे? 1 से 2 बनेगा। अब इस शुक्रजन स्टेम कोशिका में भी क्या होता है? दोबारा से फिर से समसूत्री विभाजन होगा। तो जब समसूत्री विभाजन होगा तो इनके गुणसूत्र में कोई प्रभाव आएगा? नहीं आएगा। तो ये भी कैसे रहेंगे? डिप्लॉयड ही रहेंगे। अब इनको हम क्या कहते हैं? शुक्रजन कोशिका कहते हैं। शुक्रजन स्टेम कोशिका में क्या होगा? पुनः समसूत्री विभाजन होगा, दोबारा से समसूत्री विभाजन होगा और उससे बनता है शुक्रजन कोशिका। और शुक्रजन कोशिकाएं क्या बनाती है? शुक्राणु का निर्माण करती है। तो यहाँ पर दिखाया गया है 2n करके, क्योंकि इसमें कैसा विभाजन था? समसूत्री विभाजन था। तो शुक्रजन स्टेम कोशिका में कैसा विभाजन हुआ? समसूत्री विभाजन हुआ और इससे क्या बना? शुक्रजन स्टेम कोशिका बना। अब शुक्रजन स्टेम कोशिका जो होती है, इनमें से कुछ शुक्रजन स्टेम कोशिका क्या करती है? बिना विभाजन के ही क्या करती है? बिना
विभाजन किए ही किस में चेंज हो जाती है, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका में चेंज हो जाती है। याद रखिएगा, एक शब्द में बोल रहा हूँ, कुछ कोशिका, पूरी की पूरी नहीं, कुछ ही कोशिका। कौन सी? शुक्रजन स्टेम कोशिका की कुछ कोशिका बिना विभाजन किए ही कैसा व्यवहार करने लगती है, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका की तरह व्यवहार करने लगती है, यानी कि खुद को किस में बदल लेती है, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका में चेंज कर लेती है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 2n ही होगा। अब इस प्राथमिक शुक्रजन कोशिका में कैसा विभाजन होगा, अर्धसूत्री फर्स्ट होगा। ठीक है। और जब अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन होता है तो अभी मैं बताया था कि शुक्राणु क्या होंगे, शुक्राणु नहीं, गुणसूत्र क्या होंगे, आधे आधे बढ़ जाएंगे। तो प्राथमिक शुक्रजन कोशिका में होगा अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन, जिससे बनता है द्वितीयक शुक्रजन कोशिका। इनकी भी संख्या कितनी होगी, तो एक ही था ना, तो एक से कितना बना, 2। यहाँ पर एक दिखाया गया, होंगे तो और भी ज़्यादा, तो एक से कितना बना, 2 बना। अब द्वितीयक शुक्रजन कोशिका में अर्धसूत्री सेकंड विभाजन क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, और इससे बनते हैं 4 आगुणित कोशिका। इन 4 आगुणित कोशिका को कहते हैं शुक्राणु परसु कोशिका या स्पर्मेटिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्पर्मेटिड्स या शुक्राणु परसु कोशिका कहते हैं। यही स्पर्मेटिड्स आगे चल के खुद को रूपांतरित कर लेते हैं शुक्राणु में। किस में बदल लेते हैं, शुक्राणु में चेंज कर लेते हैं। यानी कि द्वितीयक शुक्रजन कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट होता है, तो 2 कोशिका थी, 2 से कितनी कोशिका बनेंगी, 4। तो 4 आगुणित कोशिका का निर्माण होता है और क्या कहलाती है, स्पर्मेटिड्स कहलाती है। यही स्पर्मेटिड्स आगे चल के खुद को किसमें चेंज कर लेती है, रूपांतरित कर लेती है शुक्राणु, यानी कि स्पर्म में मतलब चेंज कर लेती है। ऐसी शुक्राणु को हम क्या कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं। इस तरह से नर युग्मक का निर्माण होता है। तो मैं एक बार फिर से दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से फिर से समझ लीजिएगा। हमने सबसे पहले देखा युग्मक जनन क्या होता है, शुक्राणु जनन से पहले हमने क्या देखा था, युग्मक जनन। तो युग्मक जनन क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण ही क्या कहलाता है, युग्मक जनन कहलाता है। नर में प्राथमिक लैंगिक अंग में ही क्या होता है, युग्मकों का, नर की बात नहीं करें, चाहे नर हो चाहे मादा हो, यानी कि मनुष्य में प्राथमिक लैंगिक अंग में ही क्या होता है, युग्मक यानी कि गैमेट का निर्माण होता है। प्राथमिक लैंगिक अंग में आता है एक जोड़ी वृषण और एक जोड़ी अंडाशय। वृषण के अंदर होता है शुक्राणु यानी कि नर युग्मक का निर्माण। किस प्रक्रिया द्वारा, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया द्वारा, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद है एक जोड़ी अंडाशय, जिनमें निर्माण होता है मादा युग्मक अंडाणु का अंड जनन की प्रक्रिया के द्वारा, जो कि हम पढ़ेंगे आगे भविष्य में कभी, मतलब कल। ठीक। फिर उसके बाद यानी कि क्या है, नर युग्मक मादा युग्मक का निर्माण क्या कहलाएगा, युग्मक जनन। तो वही हमने देखा कि नर युग्मक का निर्माण क्या कहलाता है, शुक्राणु जनन या शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आज का हमारा ये टॉपिक था शुक्र जनन। तो शुक्र जनन क्या होता है, नर युग्मक का निर्माण ही क्या कहलाता है, शुक्र जनन या शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस। और क्या कहते हैं, शुक्राणु नहीं, नर युग्मक को क्या कहते हैं यहाँ पर, शुक्राणु कहते हैं। अब शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है या नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है, कहाँ पर होता है, तो मैं बताया था वृषण में ही होता है। तो यहाँ पर आपको एक वृषण का चित्र बनाया गया है। वृषण के अंदर पाया जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, शुक्रजन नलिका। शुक्रजन नलिका के अंदर ही शुक्राणु का निर्माण होता है। इसी नली को कट करके यहाँ पर दिखाया गया है। तो जो शुक्राणु का निर्माण होता है ढेर सारी कोशिकाओं से होता है। तो अब इनको और ज़्यादा जूम करके यहाँ पर दिखाया गया है। तो जो क्या कहते हैं, शुक्रजन नलिका होती है वो जननिक उपकला के द्वारा आस्तरित होती है, जो जनन कोशिका या मूल जनन कोशिका कहलाती है। जनन कोशिका में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। और जनन कोशिका कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है, द्विगुणित होती है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, कंप्लीट होती है। तो मूल जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा, जिससे बनता है शुक्रजन स्टेम कोशिका। शुक्रजन स्टेम कोशिका में दोबारा से समसूत्री विभाजन होगा, जिससे बनता है शुक्रजन कोशिका। मूल जनन कोशिका में क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, जिससे बनेगा शुक्रजन कोशिका, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि यहाँ पर है। अब शुक्रजन कोशिका में क्या होगा, दोबारा से समसूत्री विभाजन होगा, जिसका निर्माण होगा शुक्रजन कोशिका का निर्माण होगा। अब इनमें भी समसूत्री, इनमें अब कोई विभाजन नहीं होगा। यही शुक्रजन कोशिका क्या करती है, व्यवहार करने लगती है प्राथमिक शुक्रजन कोशिका की तरह। कुछ कोशिका इसमें से क्या होंगी, खुद को चेंज कर लेती है प्राथमिक शुक्रजन
कोशिका में, वो कैसी थी? 2n थी। अब प्राथमिक शुक्रजन कोशिका में क्या होगा? अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन स्टार्ट होगा और अब यहाँ पर जो गुणसूत्र है वो आधे आधे बढ़ जाएंगे, डिप्लॉयड से कैसे हो जाएंगे? हैप्लॉयड हो जाएंगे, यानी कि अगुणित हो जाएंगे, n प्रकार के हो जाएंगे। तो प्राथमिक शुक्रजन कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो किस कोशिका का निर्माण होता है? द्वितीयक शुक्रजन कोशिका का निर्माण होता है। अब द्वितीयक शुक्रजन कोशिका में क्या होगा? अर्धसूत्री सेकंड विभाजन कंप्लीट होगा, जिससे 4 अगुणित कोशिका का निर्माण होता है, जिसको स्पर्मेटिड्स या शुक्राणु परशु कोशिका कहते हैं। यही स्पर्मेटिड्स आगे चलकर रूपांतरित हो जाता है, खुद को कन्वर्ट कर लेता है शुक्राणु में। ये शुक्राणु कहलाता है नर युग्मक। और यही शुक्राणु आगे चलकर अंदर की तरफ सर्टोली कोशिका में जाके धंस जाते हैं और वहीं से अपना पोषण वगैरह लेते हैं। सर्टोली कोशिका का काम क्या होता है? शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना, उनकी सुरक्षा प्रदान करना, उनको बैलेंस देना, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये जाकर अंदर की तरफ सर्टोली कोशिका में धंसे होते हैं और यहीं से अपना पोषण वगैरह प्रदान कर लेते हैं। प्रदान नहीं करेंगे, लेंगे। ठीक। फिर शुक्राणु परशु से शुक्राणु का बनना क्या कहलाता है? शुक्राणु परशु से शुक्राणु का बनना, यानी कि शुक्राणु परशु से शुक्राणु में चेंज होना क्या कहलाता है? शुक्राणु कायांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? शुक्राणु कायांतरण। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? नोट्स में मैं भूल गया था। तो क्या कहते हैं इसको? शुक्राणु कायांतरण कहते हैं। और शुक्राणु बाहर आते हैं वीर्य सेचन के द्वारा, जिसको कहते हैं स्पर्मिएशन। इनके माध्यम से वो क्या होंगे? बाहर आएंगे। तो ये था आपका नर युग्मक का एक कंप्लीट संरचना और पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक। कोई डाउट हो तो पूछ ले, नहीं तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे शुक्राणु के बारे में। शुक्राणु में क्या पाया जाता, क्या नहीं। किसी कोई दुख दर्द? चलो ठीक है, नोट्स में ग्रुप में भेज दूंगा, वहाँ से लिख लीजिएगा।